चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पूरा कवर करेंगे इस सिंगल वीडियो में। चैप्टर ये फॉर्म होता है 3 टॉपिक से। पहले टॉपिक में जहाँ पे बात होती है बायो के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एक बेसिक जो कोर वर्ड है सेल, उसके बारे में, और उसके जितने भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद जाएंगे सेकंड और थर्ड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स की तरफ, दोनों ही ऐसे टॉपिक्स जो बात करते हैं एक एक टाइप के सेल के बारे में। सेकंड टॉपिक जहाँ पे है प्रोकैरियोटिक सेल, एक ऐसे टाइप का सेल जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स जो बड़े ही बेसिक हैं उनको फॉर्म करने के काम आता है। और फिर चैप्टर को क्लोज करेंगे तीसरे और आखिरी टॉपिक यूकैरियोटिक सेल के साथ। ये एक ऐसा टाइप का सेल है जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, उनको फॉर्म करने के काम आता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं चैप्टर को, पहले टॉपिक सेल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। आज जो हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं, ये बायोलॉजी के फाउंडेशन टॉपिक्स में एक सबसे मेन टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सेल। हिंदी में इसको जाना जाता है कोशिका के नाम से। सेल शब्द की अगर हम जनरल लेवल पे डेफिनेशन की बात करें या मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रूम, यानी कि कोई एक कमरा। इसी डिटेल के साथ सीधा चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज़ मोस्टली माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे हम एक फ्रेज का मीनिंग समझेंगे। फ्रेज है स्ट्रक्चरल यूनिट। यूनिट शब्द का मायना होता है कोई ऐसी चीज़ जो सिंगल अमाउंट में हो, और दूसरा शब्द जो कि है स्ट्रक्चरल, वो आता है एक शब्द से जो है स्ट्रक्चर। अब इन्हीं दोनों बातों को अगर हम कंबाइन करें तो स्ट्रक्चरल यूनिट का अपना एक डेफिनेशन है, अपना एक मीनिंग है। It is something that repeats itself again and again to make something larger in size। यानी कि कोई ऐसी छोटी चीज़ जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है और फिर कोई ऐसी चीज़ बनाती है जो एक काफ़ी बड़े साइज़ की होती है। ये मायना होता है स्ट्रक्चरल यूनिट का। अब इस फ्रेज को देखते हैं डेफिनेशन के अंदर। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सेल जो है वो सबसे छोटा पार्ट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बार बार सेल रिपीट होंगे तो जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक हिस्सा तो ये है डेफिनेशन का। दूसरा एक हिस्सा कहता है दैट इट इज़ मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसका जो साइज़ है वो ज़्यादातर इतना छोटा होता है कि हम उसे किससे देख सकते हैं, सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जो बहुत छोटी चीज़ों को देखने के काम आता है, या फिर किसी बड़ी चीज़ को बहुत बारीकी से देखने के काम भी आता है। अब यहीं से रुख करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब क्योंकि सेल एक ऐसा पार्ट है जो बायोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब कहीं ना कहीं सेल से ही बने होते हैं। चाहे कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप पिक कर लीजिए। इनको हम देखेंगे इनके साइज़ के बेसिस पे। तो अगर हम छोटे साइज़ के सेल से शुरुआत करें तो उसमें सबसे पहला आता है रेड ब्लड सेल। ये एक ऐसा सेल है जो लाल कलर का होता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें प्रेजेंट होता है, और साथ में जो इसका राउंड शेप है वो इसको मदद करता है आराम से मूवमेंट करने में। वहीं पे दूसरा उदाहरण देखें तो वो आता है बोन सेल का, यानी कि एक ऐसा सेल जिससे हड्डियां बनती हैं। अब इसका शेप डिफरेंट है। ये होता है ब्रांच्ड स्टार शेप का। क्योंकि ये हड्डियां बनाता है तो इसका काम है स्ट्रेंथ देना। और इसी के बाद अगर हम चलें अगले उदाहरण पे तो वहाँ पे आता है नर्व सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, जो कि एक ऐसा सेल है जो ब्रांच्ड फॉर्म में होता है, जैसे उसकी बहुत सारी शाखाएँ निकल रही हों। और इसी में इसकी डिटेल छुपी हुई है। ये एक ऐसा सेल है जो बाकी नर्व सेल से कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसके ब्रांचेस होते हैं। तो ये तो हुए 3 उदाहरण जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। हमारी बॉडी में टोटल 200 प्रकार के सेल्स हैं, और इनमें से कोई भी 2 सेल ऐसे नहीं हैं जिनका काम सेम हो। तो हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी वैरायटी के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तो बात होती है ऐसे सेल्स की जिनका साइज़ बहुत छोटा है, जो माइक्रोस्कोपिक है। अब अगर हम जाएं ऐसे सेल्स की तरफ जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, तो इसमें आते हैं अंडे। चिड़िया के अंडे अपने आप में सिंगल साइज सेल है। फिर वहीं पे अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो उसमें आते हैं रेप्टाइल्स के अंडे। जितने भी रेप्टाइल्स हैं जैसे कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा, इन सब के जो अंडे होते हैं वो सिंगल सेल्ड हैं। कितनी कमाल की बात है, कितना बड़ा सेल है ये अपने आप में। लेकिन यहाँ पे ये बात भी कही जानी चाहिए कि लार्ज साइज़ के सेल जो होते हैं वो काफ़ी कम एग्जिस्ट करते हैं स्मॉल साइज़ के सेल्स के रिलेटिवली। ये हो जाती है बात सेल के एग्जाम्पल्स की। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे सेल की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, या कह सकते हैं उसके नेचर या उसके बिहेवियर की तरफ।
इसको हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिटेल की तरह भी देख सकते हैं कि अब तक जो हमने जाना वो तो बेसिक बात थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं एक डीपर लेयर में, जहाँ पे हम सेल को और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम 3 मुख्य बातें। पहली बात होगी पास्ट से रिलेटेड, दूसरी बात होगी प्रेजेंट से रिलेटेड, और तीसरी बात होगी फ्यूचर से रिलेटेड। ये एक आसान तरीका है जिससे आप इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों बातें एक एक करके। पहली बात की बात करें जो कि पास्ट से रिलेटेड है, तो ये बात करती है डेटा के बारे में। क्या कहती है देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है दैट सेल्स कंटेन फुल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसको समझने के लिए हम जानेंगे 2 हिस्सों को। पहला हिस्सा है एक फ्रेज जो कि है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। क्या होता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन? दीज आर द डिटेल्स ऑफ फीचर्स एडॉप्टेड बाय अ चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यानी कि ये होती हैं डिटेल उन सारे फीचर्स की, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक की जो एक बच्चा लेता है अपने माता पिता से। किस प्रकार के फीचर्स? हर प्रकार के फीचर्स। आँख, कान, नाक, मुंह, होठ, बॉडी की छोटी से छोटी डिटेल से लेके बड़ी से बड़ी डिटेल तक सारी डिटेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। किसी एक की बात करें तो अगर आँख को ही ले लें तो जब एक बच्चा पैदा होगा उसकी जो आँख होंगी वो कितनी होंगी, क्वांटिटी, उनका साइज़ कितना होगा, वो किस कलर की होंगी, उनकी एबिलिटी क्या होगी, इस तरह से जुड़ी सारी डिटेल्स इसी इंफॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सारी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है ये प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको जाना जाता है डीएनए के नाम से, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर इस डीएनए के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये है सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता रहता है और एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला बनाता है, और इस पूरी श्रृंखला में बहुत सारी डिटेल्स कंटेंट होती हैं। कि एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में अच्छे से बात करेंगे आगे चल के एक टॉपिक में। अभी के लिए इतनी ही जानकारी इसके बारे में ज़रूरी है। तो इस प्रकार से एक सेल के अंदर सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे जो एक नया बच्चा जन्म ले रहा है उसके बॉडी के हर एक हिस्से की डिटेल उसमें होती है। अब चलते हैं सेल के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जो कि बात करेगा सेल के प्रेजेंट से रिलेटेड, और ये बात है सेल की एक्टिविटीज से रिलेटेड, यानी कि वो क्या क्रियाएं करता है। देखते हैं इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है सेल हैज़ एनर्जी टू परफॉर्म ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज ऑन इट्स ओन। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम समझेंगे एक फ्रेज इसके अंदर जो कि है लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज। मीनिंग देखते हैं इसका मीनिंग कहता है दैट दीज आर एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू कंटिन्यू द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती हैं। यानी कि अगर इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी भी अगर नहीं परफॉर्म होती है तो भी एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कौन सी होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़? 4 एक्टिविटीज़ की मुख्य तौर पर बात होती है यहाँ पे। पहली होती है डाइजेशन, दूसरी है रेस्पिरेशन, तीसरी सर्कुलेशन और चौथी एक्सक्रीशन। डाइजेशन एक ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना पचाता है। रेस्पिरेशन एक ऐसी एक्टिविटी जिसका एक मुख्य हिस्सा है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना इनहेलेशन के थ्रू। तीसरी एक्टिविटी सर्कुलेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डाइजेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि डाइजेस्टेड फूड और रेस्पिरेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों लेके जाता है ये प्रोसेस बॉडी के हर सेल तक, ताकि बॉडी का हर सेल अपना निर्धारित काम कर सके। और जब जब बॉडी का कोई भी सेल अपना हर एक काम कर लेता है तो उसके बाद आती है चौथे प्रोसेस की ज़रूरत जो कि है एक्सक्रीशन, जहाँ पे वो सेल अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालता है बॉडी से बाहर। तो ये जो चारों प्रोसेस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपने लेवल पे करता है पूरी बॉडी के लेवल पे, वही 4 प्रोसेस एक सेल भी अपने लेवल पे करता है। ये अपने आप में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात भी है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन देखें तो मान लीजिए अगर एक तरफ हम रखें ह्यूमन बीइंग को और एक तरफ रखें हम एक छोटे सेल को, तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में कितना बड़ा है और सेल अपने आप में इतना छोटा है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन दोनों में ही ये क्षमता प्रेजेंट है कि वो अपनी सारी लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं। कमाल की बात यहाँ पे ये है कि एक इतनी छोटी सी चीज़ में इतनी सोफिस्टिकेटेड फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये हो जाती है बात हमारी सेल के दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड। अब चलते हैं अपने आखिरी कैरेक्टरिस्टिक की ओर जो कि बात करेगा फ्यूचर से रिलेटेड, और ये होती है बात किसी ऑर्गेनिज्म के लीनिएज से रिलेटेड। लीनिएज यानी कि जो उसकी आने वाली जनरेशंस हैं। स्टेटमेंट देखते हैं।
स्टेटमेंट कहता है सेल हैज़ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। रिप्रोड्यूस यानी कि एक नई लाइफ को जन्म देना। यानी कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि सेल में ये योग्यता है कि वो किसी न्यू लाइफ को जन्म दे सकता है इंडिपेंडेंटली, उसे किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब ये भी अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी शक्ति है कि कोई इतनी छोटी चीज़ के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो एक न्यू लाइफ को जन्म दे सकती है। और अगर इस एबिलिटी की पावर को आप देखना चाहते हैं तो एक स्टैटिस्टिक या फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट ये है कि बिलियंस ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी स्टार्ट फ्रॉम वन सिंगल सेल। यानी कि एक तरफ ले लो कोई एक इंसान जो 18 साल का है जिसकी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल्स हैं, और वहीं पे दूसरी तरफ देखो उसकी लाइफ का वो पॉइंट जहाँ पे उसने अपनी लाइफ शुरू करी होगी, जहाँ पे वो सिर्फ एक सिंगल सेल के साइज़ का था। और वहीं से बढ़ते बढ़ते 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से ना जाने कितनी बार मल्टीप्लाई होते होते वो बिलियंस ऑफ सेल्स तक पहुंच जाता है। एक ऐसी जर्नी जो एक बहुत ही छोटे साइज से स्टार्ट हुई वो कितने बड़े साइज तक जा सकती है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सेल की एक पावरफुल एबिलिटी को दिखाता है। और यहीं पे हो जाती है बात हमारी सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कंप्लीट। इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं सेल के डिफरेंट प्रोसेसेस की। अपार्ट फ्रॉम द 4 लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ जिनकी बात हमने करी थी, नेचर की बात या कैरेक्टरिस्टिक की बात जब हमने करी थी सेल की, उसके अलावा ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो सेल के अंदर होते हैं, एक एक करके हम जानेंगे कि उन प्रोसेसेस के नाम क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं और उनका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम अगले 3 प्रोसेसेस की बात करेंगे वो तीनों ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें किसी ना किसी सब्सटेंस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात होती है। यानी कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा जो वहाँ पे सेल के अंदर जा रहा होगा या फिर बाहर जा रहा होगा, या फिर दोनों बातें भी हो सकती हैं। पहले प्रोसेस की बात करें तो इसका नाम है डिफ्यूजन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है दैट डिफ्यूजन इज द प्रोसेस वेयर अ सेल परफॉर्म्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2 गैसेस फ्रॉम अ हाई कंसेंट्रेशन एरिया टू अ लो कंसेंट्रेशन एरिया। मीनिंग समझते हैं इसका। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं इस प्रोसेस में। एक बात तो हम जान चुके हैं कि कोई ना कोई सब्सटेंस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात होगी। तो इस केस में यानी कि डिफ्यूजन के केस में जो सब्सटेंस ट्रांसफ़र होता है सेल के अंदर या बाहर वो है गैसेस। कौन कौन सी गैसेस की बात हो रही है ये? एक है ऑक्सीजन गैस और दूसरी है CO2 गैस। दोनों का ही मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी कि जब एक सर्टेन सिचुएशन अराइज होगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली ही ये गैसेस अपने आप मूव होने लगेंगी। सिचुएशन कौन सी होगी वो? उसका आंसर है डेफिनेशन के आखिरी हिस्से में, फ्रॉम अ हाई कंसेंट्रेशन एरिया टू अ लो कंसेंट्रेशन एरिया। यानी कि जिस भी एरिया में गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वहाँ पे वो मूव करने लगेगी। समझते हैं इसको ये कैसे होता है। यहाँ पे दोनों गैसेस की बात अलग अलग करके करेंगे। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो ज़्यादातर सेल के बाहर प्रेजेंट होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो वो सेल तक पहुँचती है, फिर वो उसके बाहर प्रेजेंट होती है। सेल उसको अपने अंदर लेना चाहता है ताकि वहाँ पे रेस्पिरेशन की एक्चुअल जो रिएक्शन है वो हो सके, जिसमें ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पे देता है सेल को एनर्जी। साथ में वहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जैसे कि CO2 और वाटर। यानी कि बात ये हुई कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस हुई जो सेल के बाहर से अंदर आएगी मोस्टली, दैट इज़ उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम होगा। जब भी हमारी बॉडी इनहेल करेगी तो ऑक्सीजन इनहेल करती है, CO2 हम इनहेल नहीं करते हैं। ये तो होती है ऑक्सीजन गैस की बात। अब यहीं से अगर हम चले CO2 गैस की तरफ तो CO2 गैस के बारे में भी हम इसी रिएक्शन से समझ सकते हैं जो कि है रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन की रिएक्शन एक सेल के अंदर हुई और उसको एनर्जी मिल गई तो एनर्जी तो उसने इस्तेमाल कर ली, लेकिन 2 सब्सटेंसेस वहाँ पे ऐसे निकले जो उस सेल को अपने लिए इस्तेमाल नहीं करने थे, जो कि थे CO2 गैस और वाटर। यानी कि अब क्या हुआ, CO2 गैस की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो गई तो अब वो CO2 बाहर निकलेगी, क्योंकि CO2 एक ऐसी गैस है जो सेल को अपने लिए नहीं चाहिए होती, वो उसके लिए वेस्ट है। तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा होगी? वो सेल के अंदर ज़्यादा होगी ताकि वो बाहर चली जाए। ये हो जाती है बात डिफ्यूजन प्रोसेस की। दूसरे प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब दूसरे प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। स्टेटमेंट कहता है दैट ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस वेयर अ सेल परफॉर्म्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन दैट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ओनली ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल्स। अब ये प्रोसेस भी काफ़ी हद तक पिछले वाले प्रोसेस से मिलता जुलता है।
दो ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो रही हैं जो पिछले में भी हो रही थी। एक चीज़ है मूवमेंट का तरीका, यहाँ पे भी मूवमेंट स्पॉन्टेनियस है यानी कि ऑटोमेटिक होगा। दूसरी बात है उसका डायरेक्शन, यहाँ पे भी जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ होगा। ये तो दो बातें ऐसी हो गई जिस एस्पेक्ट में ऑस्मोसिस प्रोसेस डिफ्यूजन प्रोसेस से सिमिलर है। अब कौन सी ऐसी बात है जो ऑस्मोसिस को डिफरेंट करता है, तो वो बात है यहाँ पे सब्सटेंस की। कौन सा सब्सटेंस है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब्सटेंस है वाटर। और ये वाटर वही वाटर है जिसकी हमने बात अभी डिफ्यूजन के केस में करी थी। तो जब भी पानी की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो पानी सेल के बाहर चला जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कभी ऐसा होता है कि सेल के बाहर जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में है इन कंपैरिजन टू द वाटर इनसाइड द सेल, तो उस केस में वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगा। अच्छा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में अगर एक और बात बताएं तो वो ये है कि इस प्रोसेस को ज़्यादातर प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट्स में भी उनका रूट वाला जो एरिया है वो इसको इस्तेमाल करता है। जब भी रूट्स के बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो रूट्स ऑटोमेटिकली वाटर अपने अंदर ले लेते हैं, और ये काम ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। तो ये हो जाती है बात सेल से रिलेटेड दूसरे प्रोसेस की, जो कि था ऑस्मोसिस। अब चलते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। इस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। इसमें एक रूट वर्ड है जो है एंडो। एंडो का मीनिंग होता है इन। देखते हैं ये शब्द डेफिनेशन में कहाँ पे फिट होता है। डेफिनेशन कहती है दैट इट इज़ द एनगल्फिंग ऑफ फूड whenever required by the cell, and this is also known as active transport. Example, glucose uptake by cells. समझते हैं इसको। अब इस प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि अगेन जिस सब्सटेंस के ट्रांसफ़र की बात हो रही है वो यहाँ पे बदल गया है, और वो कौन सा सब्सटेंस है? वो सब्सटेंस है फूड। और सेल के केस में फूड क्या होता है? सेल के लिए फूड होता है ग्लूकोज। बेसिकली वो फूड जो बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया है। जितना भी हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट इज C6H12O6। अब यही जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल एनगल्फ करता है। जब ये सेल के बाहर आएंगे तो सेल उनको सीधा अपने अंदर ले लेगा। ये प्रोसेस भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये हो जाती है बात हमारे तीसरे प्रोसेस की, जो था एंडोसाइटोसिस। इन तीनों ही प्रोसेस के बारे में अब हमने जब बात कर ली है तो कंपैरिजन लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही केसेस में जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है। ये तो बात हुई इन तीन प्रोसेसेस की। अब जिस अगले हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो जाना जाता है एक नाम से जो है मेटाबॉलिज्म। सेल की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया में ये बहुत ही पॉपुलर नेम है। सेल का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पे एक और शब्द से भी इसको जाना जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ या तो सिंपल फॉर्म में टूटती है या फिर कोई सिंपल चीज़ किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाई जाती है। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। इनको दो सेपरेट कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। पहली को हम कह देते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी और दूसरी को कह देते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटी। डिफाइन करें अगर दोनों को तो दोनों मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन से ही बनी है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी की डेफिनेशन कहती है that it is the breaking of complex compounds into simpler compounds in order to produce energy, जबकि दूसरी तरफ एनाबॉलिक एक्टिविटी की डेफिनेशन कहती है that it is the synthesis of complex compounds from simpler compounds by using up energy of the organism। यानी कि अगर दोनों को पैरेलल समझें तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी में तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटेगा, और जब ये होएगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि एनर्जी बनेगी। वहीं पे जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें क्या होगा? उसमें इससे बिल्कुल उल्टा होगा। वहाँ पे सिंपल कंपाउंड से बनेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, वहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी इसी काम को करने में। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। इसके उदाहरण भी एक दूसरे से ऑपोजिट ही हैं। जो एक उदाहरण में हो रहा होगा वो दूसरे में उसका उल्टा हो रहा होगा। तो दोनों के उदाहरण देखते हैं। कैटाबॉलिक एक्टिविटी के केस में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल में टूटता है, उसका पहला उदाहरण है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि बेसिकली रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस है जिसमें सेल में जब ग्लूकोज आता है तो वो टूटता है और उससे सेल को एनर्जी मिलती है। ये हो गया एक उदाहरण कैटाबॉलिक एक्टिविटी का। वहीं पे दूसरा उदाहरण देखें तो वो है अपटेक ऑफ फ्यूल सोर्स सच एज फैटी एसिड्स वेयर द फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्स मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सेल का मेम्ब्रेन है उसमें एक तरह का मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसका नाम है फैटी एसिड्स, और इन्हीं को इस्तेमाल करके क्या करता है सेल? वो उसको और फर्दर सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है और उससे भी एनर्जी ले लेता है।
तो इस प्रकार से ये दोनों ही उदाहरण ऐसे हुए जिससे सेल को एनर्जी मिल रही है। पहले केस में देखा हमने ग्लूकोज से, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और दूसरे केस में फैटी एसिड से, जो बेसिकली फैट्स का एक सिंपलर फॉर्म है। ये तो हो गए कैटाबॉलिक एक्टिविटी के उदाहरण। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ जाएं और एनाबॉलिक एक्टिविटी के उदाहरण देखें, तो वहाँ पे पहला उदाहरण है जिसमें सिंपल कंपाउंड, जो कि है एमिनो एसिड्स, वो सेल की एनर्जी को इस्तेमाल करता है और वो बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल के अपने रिपेयरिंग वर्क में हेल्प करता है। वहीं पे दूसरा उदाहरण है जहाँ पे सिंपल कंपाउंड है मोनोसैकेराइड्स, जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? सेल को जब जब एनर्जी चाहिए होगी तो वो इन्हीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करके वापस एनर्जी ले सकता है। एक दो उदाहरण इसमें और देखते हैं। तीसरा उदाहरण है सिंपल कंपाउंड का फैटी एसिड्स, जो बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम है लिपिड्स, जिसको बेसिकली आप फैट्स मान सकते हैं अभी के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। ये भी एक ऐसे सब्सटेंस है जिसको सेल इस्तेमाल कर सकता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी के लिए। जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी तो वो इनको ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। और चौथे और आखिरी एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, तो वहाँ पे वो डीएनए बनाने के काम आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एनाबॉलिक एक्टिविटी के केस में अलग अलग तरह के कंपाउंड सेल में बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें से हर एक का अपना अलग अलग काम है। तो ये सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सेल अपने लेवल पे बनाता है। ये होती है बात एनाबॉलिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स की, और इसी के साथ बात कंप्लीट होती है हमारी सेल के प्रोसेसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के आखिरी हिस्से की, और इस हिस्से में हम बात करेंगे सेल के डिफरेंट टाइप्स की। सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, और इन दो प्रकारों में जो इनका डिवीजन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द पार्ट्स प्रेजेंट इन देम, और ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ऑफ द टास्क दैट दे परफॉर्म। यानी कि ये जो डिवीजन होता है इन दो तरह के सेल्स में, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं इन दोनों टाइप्स के सेल्स में वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर ये जो सेल्स काम कर रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है, कम है या ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये दो टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले टाइप का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे टाइप का नाम है यूकैरियोटिक सेल। इन दोनों शब्दों की डेफिनेशन में जाने से पहले इनके रूट वर्ड्स की बात करेंगे, जो कि हमें इनके मीनिंग को याद करने में, ध्यान रखने में हेल्प करता है। दोनों ही शब्द में एक सफिक्स आता है जो कि है कैरियो, जिसका मीनिंग होता है कर्नेल, विच बेसिकली मीन्स दैट इट इज़ समथिंग दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो किसी एक चीज़ का सबसे मेन हिस्सा बनती है। ये तो बात हुई उस सफिक्स की जो इन दोनों शब्द में आ रहा है। अब अगर चलें उस प्रीफिक्स की ओर जो इन दोनों शब्दों में आ रहा है, तो वो इन दोनों शब्दों में डिफरेंट है। पहले वर्ड यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, उसका सफिक्स है प्रो, और दूसरे वर्ड यानी कि यूकैरियोटिक सेल, उसका सफिक्स है ईयू। प्रो का मीनिंग होता है बिफोर और ईयू का मीनिंग होता है इजिली फॉर्म्ड। अब अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स की डिटेल्स को कंबाइन करें तो हमें क्या डिटेल मिलती है? प्रोकैरियोटिक माने कि एक ऐसी चीज़ जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी बना नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में इसका मीनिंग क्या हो गया? एक ऐसी चीज़ जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आसानी से बन चुका है। तो ये तो बात हो जाती है इनके रूट वर्ड की डिटेल से रिलेटेड। अब इन दोनों वर्ड्स के डेफिनेशन की ओर जाने से पहले इनका एक बेसिक डायग्राम भी देख लेते हैं कि ये दिखाई कैसे देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखाई देता है और यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम इन दोनों सेल्स के डायग्राम्स को विजुअली कंपेयर करें तो कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हमें दिखाई देती हैं कि इन दोनों सेल्स में सिमिलर हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों सेल्स में डिफरेंट हैं। सबसे पहली चीज़, दोनों ही सेल्स में अगर देखें तो आउटर कवरिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, दोनों ही सेल्स में अगर देखें तो सेंटर में एक पोर्शन आ रहा है जो प्रोकैरियोटिक सेल में जिसकी बाउंड्री आउटलाइंड नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में जिसकी बाउंड्री आउटलाइंड है। तीसरी और आखिरी बात सिमिलरिटी की ये है कि दोनों में ही एक पोर्शन है जो ब्लू कलर का है, जो एग्जिस्ट करता है। ये तो बात हुई इनकी सिमिलरिटीज़ की। यहीं पे अगर डिफरेंस की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो हमें 5 पार्ट्स ऐसे दिखाई देते हैं जो उसमें सेंटर पार्ट के अराउंड प्रेजेंट हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल में पूरी तरह से एब्सेंट है। अब डायग्राम की ये डिटेल देखने के बाद हम चलते हैं इन दोनों सेल्स की डेफिनेशन की तरफ।
प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन कहती है दैट इट कंटेन्स बेसिक पार्ट्स विथ अ न्यूक्लियस दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, जबकि यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन कहती है दैट इट कंटेन्स बेसिक पार्ट्स प्लस वेल डिफाइंड पार्ट्स नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मीनिंग समझेंगे दोनों डेफिनेशन का। प्रोकैरियोटिक में हुआ कि उसमें सिर्फ बेसिक पार्ट्स ही प्रेजेंट होंगे और एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड ना होने का मतलब है कि उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्लियरली मार्क्ड नहीं होगी। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि उसमें बेसिक पार्ट्स वो सारे प्रेजेंट होंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ वेल डिफाइंड पार्ट्स प्रेजेंट होंगे जिनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये वही 5 पार्ट्स हैं जिनकी बात हमने अभी डायग्राम में देखते हुए करी थी। आखिरी हिस्सा क्या कहता है डेफिनेशन का? प्रेजेंट अलॉन्ग विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड होगा, मतलब उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो क्लियरली मार्क्ड होगी। यहाँ पे न्यूक्लियस की बाउंड्री मार्क ना होना और उसकी बाउंड्री मार्क होना, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब न्यूक्लियस की बाउंड्री मार्क नहीं है तो वो एक सिंपलर फॉर्म में है, जो काम वो कर सकता है वो भी लिमिटेड है। जबकि जब उसकी बाउंड्री मार्क्ड है यानी कि वो वेल डिफाइंड है तो इसका मीनिंग है कि वो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है वो भी ज़्यादा होंगे। यानी कि अभी तक की बात से हमें ये पता चलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप में काफ़ी सिंपल है और यूकैरियोटिक सेल अपने आप में थोड़ा एडवांस दिखाई देता है। ये तो होती है डेफिनेशन की बात। अब इन दोनों सेल्स के अगर हम नेचर की बात करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक कि ये बिहेव कैसे करते हैं, तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का जो नेचर है वो ये है दैट इट कैन परफॉर्म रिलेटिवली सिंपलर टास्क ओनली, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहता है दैट इट इज़ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जो सिर्फ सिंपल काम ही कर सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जो स्पेशलाइज्ड है कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए। और इस बात को हम इसकी डेफिनेशन पे भी अगर वापस देखें तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ के पास सिंपल पार्ट्स ही अवेलेबल होंगे तो उसकी फंक्शनैलिटी भी सिंपल होगी, बट एट द सेम टाइम जब किसी चीज़ के पास काफ़ी एडवांस पार्ट्स अवेलेबल होंगे तो वो जो काम भी कर सकता है उसकी भी रेंज कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी आखिरी डिटेल की तरफ, जो एग्जाम्पल्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जो इन दोनों डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बनते हैं। यानी कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बनते हैं और एट द सेम टाइम कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं। अब यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं वो हैं बड़े बड़े किंगडम्स, यानी कि वो किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा होगा, वो एक बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहा होगा। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिजम्स को बनाता है वो हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया इस दुनिया में एक नहीं है, हज़ारों ऐसी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। वो सब किससे बनती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल से। वहीं पे अगर हम जाएं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तरफ जो यूकैरियोटिक सेल से बनते हैं तो यहाँ पे उदाहरण कुछ ज़्यादा हैं। एक ग्रुप है फंगाई के नाम से, जिसमें जितने भी प्रकार के फंगस होते हैं वो सब आ जाते हैं। फिर दूसरा एक ग्रुप है प्लांट सेल्स का या फिर प्लांट्स का, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल से ही बनते हैं। लाखों ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो एग्जिस्ट करती हैं, वो सब की सब यूकैरियोटिक सेल से ही बनती हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है जो प्लांट से रिलेटेड हमने बात करी अभी, ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल ये दिखाता है कि यूकैरियोटिक सेल कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्लांट्स एक ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन में, और वो सब ही किससे बन रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल से। वहीं पे अगर हम एक आखिरी उदाहरण देखें तो वो है एनिमल सेल्स का या फिर एनिमल्स का, यानी कि जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से सेल से बनते हैं? वो भी यूकैरियोटिक सेल से ही बनते हैं। अब ये फिर से एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये दिखाता है कि यूकैरियोटिक सेल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल्स की भी अपनी लाखों स्पीशीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो ये हो जाती है हमारी कंक्लूडिंग बात कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन दोनों तरह के सेल्स से बनते हैं। और इसी के साथ हमारी इस टॉपिक के ऊपर भी जो बात है वो कंप्लीट हो जाती है। दिस कंप्लीट्स द स्टडी ऑफ आवर टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को बाद में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा। वेल डन टू यू। ब्रेक लेना है तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन टेक अ ब्रेक। अब चलेंगे सेकंड टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। लैक्टोबैसिलस एक ऐसे तरह का बैक्टीरिया जिसके बिना दही बन ही नहीं सकती है।
साइनोबैक्टीरिया एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया जो पाया जाता है वाटर बॉडीज की सतह पे, जो करता है प्लांट्स की फर्टिलिटी को बढ़ाने जैसा जरूरी काम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया जो लंग्स को अटैक करने वाली एक खतरनाक बीमारी जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस उसको कॉज करता है। ये तो हैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल, ऐसी टोटल 10,000 स्पीशीज हैं जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और ये सारी ही स्पीशीज हैं अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज की। मज़ेदार बात यह है कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिए और जितनी भी स्पीशीज की हमने बात करी, ये सब एक ही तरह के सेल्स से बनते हैं, और उन सेल्स का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स। और यही है हमारा आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कई सारे उदाहरण देखे अभी प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स के, इन सब से हमें एक बात पता चलती है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं जो अपने आप में काफ़ी सिंपल होते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब को बनाने के काम में नहीं आते हैं। इनके काम से रिलेटेड ये डिटेल हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, और वो बात ये है कि इनका स्ट्रक्चर, इनकी बनावट सिंपल ही होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस वाली इमेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी का अगर सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाना हो तो वो है ये। इन तरह के सेल्स में 3 बेसिक पार्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज द रिलेटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम और बात करेंगे जब हम टॉपिक के आगे वाले पोर्शंस में चलेंगे। एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए जो सेल्स काम आते हैं वो हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जिनकी बात हम एक दूसरे टॉपिक में करते हैं। इस दुनिया में टोटल 17.5 लाख स्पीशीज प्रेजेंट हैं, और उनमें से 17.4 लाख स्पीशीज यूकैरियोटिक सेल्स के द्वारा बनती हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिर्फ 10,000 स्पीशीज को बनाने के काम करता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जो कि ये है कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स इतने छोटे नंबर में होने के बाद एक्चुअली रेलेवेंट भी हैं दुनिया के लिए? तो इसका आंसर है अ बिग यस, और ये समझ सकते हैं हम इन सेल्स के काम से। ये सेल्स 2 तरह के मेजर काम करते हैं। पहला काम है डिकम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि दुनिया के जो 2 सबसे बड़े मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, विच इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके नेचुरल डिकम्पोजिशन का जो काम है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, वो सारे के सारा काम इन सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, विच टेल्स अस अबाउट द फैक्ट कि इन सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है, दैट इज दे आर नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। एक दूसरा भी काम है इंपॉर्टेंट जो इन सेल से बनने वाले ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और वो है फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि बेसिकली एक ऐसा काम है जो प्लांट्स के लिए नेसेसरी होता है। प्लांट्स को एक तरह की नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जो उन्हें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं मिल सकती, और उस वाली नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने का काम ये वाले सेल्स ही करते हैं। और इस दूसरे काम की भी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्लांट्स अपने आप में एक इतना बड़ा किंगडम है, जिसके लिए अगर ये काम नहीं हुआ तो उनका जो मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो कि है सॉइल, वो वापस रिप्लेनिश नहीं हो पाएगी, जिसको अगर हम इमेजिन करें तो अपने आप में एक बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन होगी अर्थ के लिए, कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो नीचे की सॉइल है उसमें जो जान है वो खत्म हो चुकी है। ये हो जाती है एक इंट्रोडक्टरी बात अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। 3 एरियाज की बात करूंगा। तीनों एरियाज में कोई एक बात है जो कॉमन है। पहला है मैंगो, इसकी अपनी एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। दूसरा है घर, इसकी भी अपनी एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। तीसरा है हमारी लाइफ और उसमें आने वाली रिलेशनशिप्स, इनकी भी अपनी एक आउटर बाउंड्री होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम किसी को भी अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं। इन तीनों ही एरियाज में हमने ये देखा कि एक आउटर बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, और यही है वो कॉमन पॉइंट जो इन तीनों एरियाज में प्रेजेंट है, एंड सेल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस फैक्ट। यानी कि सेल्स के केस में भी एक आउटर बाउंड्री प्रेजेंट होती है, और यही है हमारा सेल का पहला पार्ट जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बात तो हम जान चुके हैं कि ये पार्ट सेल की आउटर बाउंड्री है, बट जो 3 एग्जांपल्स मैंने दिए, क्या आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी चीज में जो बाउंड्री होती है उसका फंक्शन क्या होता है? बाउंड्री ये स्टेट करती है कि कौन सी चीजें उसके अंदर रहेंगी और कौन सी चीजें उसके बाहर रह सकती हैं, और यही फंक्शन होता है सेल की भी बाउंड्री का। दैट इज इट कंट्रोल्स द एग्जिट एंड द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन से मटेरियल सेल के अंदर आएंगे और कौन से मटेरियल सेल के बाहर जाएंगे, ऐसी सारी बातों के डिसीजंस कौन लेगा? सेल मेम्ब्रेन। अगर एक सिंगल वर्ड के थ्रू इसको कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेल का सिक्योरिटी गार्ड है, हिंदी भाषा में चौकीदार। सेल के केस में इस पार्ट की पहचान की बात करें, यानी कि इसके डिस्क्रिप्टिव्स, तो इसकी एक डिटेल तो इसके नेम में ही है, विच स्टेट्स दैट इट इज अ मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन कोई भी एक ऐसी चीज है जो अपने आप में बहुत थिन होती है, एक पतली शीट।
दूसरी बात, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि ये सेल की बाउंड्री पे लोकेटेड होता है। और तीसरी और आखिरी बात करें तो वो है इसका कॉम्पोजिशन, यानी कि ये कौन सी चीज़ों से बनता है। तो ये बनता है दो मेन न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स जो कि अपने आप में हमारी बॉडी का सबसे मेन बिल्डिंग मटेरियल है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजी की बात होगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो आएंगे ही। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले हैं दो न्यूट्रिएंट्स, पहला है प्रोटीन्स और दूसरा है लिपिड्स। लिपिड्स जो कि अपने आप में एक फैटी कंपाउंड होता है। यहाँ पे सेल के केस में इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू ये भी है कि सेल जब अपनी रिएक्शंस करता है तो भी कहीं ना कहीं अपनी रिएक्शंस में वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकता है। तो ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट सेल के पहले पार्ट के बारे में, जो कि था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाउंड्री के बारे में तो हम बात कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं बाउंड्री के अंदर। और यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करो एक घर का। जब हम एक घर के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो डे टू डे लेवल पे होती हैं, जैसे कि किचन के अंदर खाना बनाने का काम। फिर जब एक बार खाना बन गया है तो डाइनिंग रूम के अंदर उस सारे खाने को रखना और वहाँ पे खाना खाने का काम। फिर जब हमने खाना खा लिया है तो हम जाते हैं ड्राइंग रूम वाले एरिया में, वहाँ पे हम करते हैं सोशलाइज, आपस में एक दूसरे से बातें। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो गए जो हम डे टू डे लेवल पे करते ही हैं अपनी लाइफ में। अब अगर बात को यहाँ से लेके चलें सेल की तरफ, तो सवाल ये आता है कि क्या सेल में भी ऐसे कुछ काम हैं जो डे टू डे लेवल पे होते हैं। उसका जवाब है हाँ, और वो काम होते हैं हमारे सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। सेल की जो मैक्सिमम डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के पार्ट के अंदर ही होती हैं। और जब भी सेल्स के बारे में बात होती है तो दो मेन कैटेगरीज ऑफ सेल्स हैं जिनकी बात हमेशा होती है, विच इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जिसमें आसान भाषा में प्रोकैरियोटिक एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं, जबकि यूकैरियोटिक एक एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पहले प्रोकैरियोटिक यानी कि सिंपलर सेल्स की बात करें तो उनके केस में साइटोप्लाज्म का एक ही मेन काम है, विच इज टू स्टोर सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं ग्लूकोज और वाइटामिन्स। जहाँ पे ग्लूकोज एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट हो गया और ये इस्तेमाल किया जाता है सेल के द्वारा टू परफॉर्म ऑल इट्स एक्टिविटीज़, क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी मिलती है अपने सारे काम करने के लिए वो इसी के थ्रू मिलती है। प्लस वाइटामिन्स भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो सेल के अंदर स्टोर होता है और वो भी इसी पार्ट के अंदर स्टोर होता है। ये तो बात हो गई साइटोप्लाज्म के काम की इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब बात को अगर हम बड़े लेवल पे लेके जाएं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, जो कि बनाते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, तो उनके केस में पहली बात तो ये है कि साइटोप्लाज्म वो सारे काम तो करेगा ही जो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में करता है, बट उनके अलावा दो और ऐसे काम हैं जो साइटोप्लाज्म करता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, और वो काम है ये। अब हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट एडवांस पार्ट्स जिनका नाम है सेल ऑर्गेनेल्स, और इसी से रिलेटेड है पहला साइटोप्लाज्म का काम, विच इज दैट इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि जितने भी एडवांस पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो सब के सब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म इन सारे एडवांस पार्ट्स को रहने की जगह देता है। एक वर्ड में अगर हम इसको पुट करना चाहे तो यहाँ पे ये एक स्टोरेज यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये तो हो गई बात पहले काम की। दूसरे काम की अगर बात करें तो इसका दूसरा काम भी पहले वाले काम से ही रिलेटेड है। जब साइटोप्लाज्म इन सारे पार्ट्स को रहने की जगह दे देता है तो उसके बाद होता यह है कि वो सारे पार्ट्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और उनको इंटरेक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए होती है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑल दोज एडवांस पार्ट्स, और वो सारा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होने के लिए भी जो जगह चाहिए वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज हैं सेल की, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो या फिर यूकैरियोटिक सेल में, वो सारी कहाँ पे हो रही हैं? साइटोप्लाज्म में। अब यहीं पे अगर हम साइटोप्लाज्म पार्ट की पहचान की बात करें तो एरिया वाइज तो ये पार्ट मैक्सिमम एरिया लेता है किसी भी सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में सिर्फ बाउंड्री पे आ रहा था, लेकिन जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ये पार्ट कितनी ज़्यादा जगह ले रहा है। दिस इज द एंटायर पार्ट दैट वी कैन सी इनसाइड द सेल इन द कलर ब्लू। और अगर टेक्सचर की बात करें इस पार्ट की तो वो है फ्लूइड, यानी कि ये एक ऐसा पार्ट है जो आसानी से फ्लो कर सकता है, या फिर जो इसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसके फंक्शन में भी हमने देखा कि फ्लो की कितनी ज़रूरत है इस पार्ट के फंक्शन में। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट प्रोकैरियोटिक सेल के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि था साइटोप्लाज्म। अब बात को अगर हम आगे लेके जाएं तो जिस तरह से हमने पिछली बार एक घर का एग्जाम्पल यूज़ किया था, जिसमें हमने बात करी थी घर के अलग अलग एरियाज, जैसे कि किचन या फिर डाइनिंग रूम या फिर ड्राइंग रूम,
इन सब में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही थी। अगर हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सटेंड करें और एक सवाल पूछें कि घर के वो जो सारे एरियाज थे उनका जब कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो उस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी जो नॉलेज है, जितना भी डेटा है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उन सारे एरियाज में, उन चीज़ों का क्या शेप होगा, क्या साइज होगा, क्या कलर होगा, क्या टेक्सचर होगा, वो उन एरियाज में कहाँ पे लोकेटेड होंगी, बेसिकली घर के हर हिस्से में आने वाली जो भी डिटेल्स होंगी उन सारी डिटेल्स का जो नॉलेज है वो कहाँ पे स्टोर होता है। घर की अगर हम बात करें तो ये नॉलेज होती है स्टोर्ड अलग अलग लोगों के दिमाग में, जैसे कि कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आर्किटेक्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब जाके वो सारे एरियाज बनते हैं। लेकिन अगर हम इसी सवाल को एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पूछें, क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करता है अपनी लाइफ की जर्नी तो वहाँ पे सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता है वहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और सिर्फ सेल्स ही नहीं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। अकेले अगर हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें तो टोटल 78 ऑर्गन्स हैं जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। उन सारे ऑर्गन्स की जितनी भी डिटेल्स हैं, उनका शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, लोकेशन, ये सारी डिटेल्स की नॉलेज कहाँ पे स्टोर होती है? ये सारी की सारी नॉलेज स्टोर होती है हमारे सेल के तीसरे पार्ट में, जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये होता है सेल का सेंटर मोस्ट पार्ट, जिसमें अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन यानी कि आउटर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें यानी कि एडवांस सेल्स, तो इसके केस में एक डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब हम ये समझ चुके हैं कि यही वो पार्ट है जिसके अंदर सेल की सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नॉलेज है उसकी, वो पूरी की पूरी स्टोर्ड है। यही कारण है कि इस पार्ट को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कि सेल का दिमाग। और यही है इस पार्ट का पहला फंक्शन। स्टेटमेंट में पुट करें तो हम कह सकते हैं दैट इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से लेगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी पार्ट के अंदर स्टोर होती है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पहला सेल बनता है। और यही वो कारण है कि अगर एक गाय एक बच्चा देगी तो उसका बच्चा भी उसके जैसा ही लगेगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई है? उसके पेरेंट्स से। सिमिलरली अगर कोई इंसान बच्चा देता है तो उसके जो बच्चे का पहला सेल होगा उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? उसके पेरेंट्स से। इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक टर्म के नाम से जाना जाता है विच इज़ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरी होती है एक सर्टेन स्ट्रक्चर्स में जो कि लगते हैं थ्रेड की तरह, जिनको जाना जाता है क्रोमोसोम्स के नाम से, या फिर कॉमनली हम इसको डीएनए के नाम से भी बुला सकते हैं। ये तो हो जाता है न्यूक्लियस का पहला काम। अब अगर हम दूसरे काम की बात करें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के अलावा सेल का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि वो नए सेल्स को प्रोड्यूस करे, क्योंकि इवन जब हमारी बॉडी पूरी ग्रो कर चुकी होती है तो भी ऐसा होता है कि बॉडी में बहुत सारे सेल्स मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। तो जितना भी ये नए सेल्स के बनने का काम है, ये सारा काम भी न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। स्टेटमेंट में पुट करें तो हम कह सकते हैं दैट इट परफॉर्म्स सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, दैट इज द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड देन द सेल डिवाइड्स इनटू दैट नंबर ऑफ पार्ट्स। यानी कि पहले न्यूक्लियस 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगा और फिर सेल भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जितने पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। यानी कि मान लो अगर न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो सेल भी आगे चल के वहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि एक सेल से हमें कितने मिल गए? 2 सेल। यहाँ पे याद रखने वाला फ्रेज है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ये हो जाती है बात हमारी न्यूक्लियस के सेकेंड काम के बारे में, और इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है न्यूक्लियस के ऊपर। दिस कंप्लीट्स द स्टडी ऑफ आवर टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को बाद में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर का सेकंड टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन वेल डन टू यू। ऑल्सो ब्रेक लेना है तो दिस इज द पॉइंट। अब चलते हैं चैप्टर के तीसरे और आखिरी टॉपिक यूकैरियोटिक सेल की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक प्लांट्स, टोटल ऑफ 4 लाख स्पीशीज, कोई सा भी प्लांट ले लो, या फिर एनिमल्स का ग्रुप 10 लाख स्पीशीज, द लार्जेस्ट अमंग द 5 किंगडम्स, कोई सा भी एनिमल ले लो, इन सबकी ही डिजाइनिंग, इनका स्ट्रक्चर फाउंडेशन लेवल पे एक ही तरह के सेल से होता है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स में एक ही तरह का बेसिक सेल वर्क कर पाना बताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग होगी इस सेल की वर्किंग। यही है हमारा इस सेशन का टॉपिक, यूकैरियोटिक सेल। चलिए बात शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करता सबसे पहला सवाल, बायोलॉजी के लेवल पे यूकैरियोटिक सेल क्या है?
It's a cell that contains a membrane-bound nucleus and well-defined parts known as cell organelles apart from the three basic parts present in a prokaryotic cell. Definition थोड़ी खतरनाक सी लगती है पर है नहीं, चलो समझते हैं। ये पहला फ्रेज कहता है कि यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में वो तीन पार्ट्स तो आते ही हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल को पूरी तरह से बनाते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की फाउंडेशन प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है। ऐसा होना ये भी दिखाता है कि ये दोनों सेल्स अच्छे खासे लेवल पे सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। एंड जो पार्ट्स अब इन तीन पार्ट्स के बाद आएंगे यूकैरियोटिक सेल में, वही वो पार्ट्स होंगे जो यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से एडवांस बनाने का काम करेंगे। फिर सेकंड फ्रेज देखें तो वो कहता है कि यूकैरियोटिक सेल का सेंट्रल पार्ट दैट इज द न्यूक्लियस, उसमें एक प्रॉपर बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। अब अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का याद हो तो उसके न्यूक्लियस में बाउंड्री नहीं होती थी। दिस बेसिकली टेल्स अस कि यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोटिक सेल से काफी एडवांस्ड होता है। ये डिटेल कहीं ना कहीं ये बात भी कंफर्म करती है कि जिस सेल का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन सिंपल होगा, उसके पार्ट्स भी उतने ही सिंपल होंगे एंड वाइस वर्सा। फिर लास्ट फ्रेज पे आ जाए तो वो बताता है कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड पार्ट्स, यानी कि ऐसे पार्ट्स जिनकी अपनी खुद की आउटर बाउंड्री होती है, वो प्रेजेंट होते हैं, नाम जिनका है सेल ऑर्गेनेल्स। क्वांटिटी में दीज आर अ टोटल ऑफ 5 इन नंबर। यही वो पार्ट्स हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग कर देते हैं, प्लस उसको प्रोकैरियोटिक सेल से कहीं ज्यादा एडवांस भी बना देते हैं। ये पार्ट्स अगर ना हो यूकैरियोटिक सेल में तो वो ऑलमोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही हो जाए। इसके साथ हो जाता है हमारे पहले जरूरी सवाल का जवाब कि बायोलॉजी के लेवल पे यूकैरियोटिक सेल क्या है। अब हम टॉपिक के मेन हिस्से में चलने के लिए रेडी हैं। अब सवाल ये आता है कि यूकैरियोटिक सेल के हर मेन पार्ट यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स की पहचान क्या है, कि वो स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, प्लस वो सब सेल के लिए ऐसे क्या फंक्शंस करते हैं जो यूकैरियोटिक सेल को इतना एडवांस बनाते हैं। ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट एक बात जान लो कि जितने भी पार्ट्स इस सेल में आते हैं वो सब एक रिले टीम की तरह काम करते हैं। पहले पार्ट का काम सेकंड से कनेक्टेड होता है, सेकंड का थर्ड से, एंड सो ऑन। और ये बेसिकली ये दिखाता है कि इन सब पार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा, एक बात ये भी है कि ये टॉपिक बायोलॉजी का एक कोर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी भी है, तो इसको आराम से सुनेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। कहानी में आता सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है ये, एक सैंडविच के जैसा दिखाई देता है, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऐसा पार्ट है जिसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस बात को एक्सप्लेन करती क्लोजेस्ट थ्योरी देखें तो वो ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सेंचुरीज पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे और इसलिए उनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होना जरूरी था। पर जैसे जैसे समय गुजरा तो लार्ज सेल ऑर्गेनिजम्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर लिया और अपना पार्ट बना लिया, और फिर हुआ ये कि समय के साथ ये दोनों एक हार्मनी में रहना सीख गए और एंड में माइटोकॉन्ड्रिया का जेनेटिक मटेरियल जैसा पहले था वैसा ही रह गया। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। आई नो कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है पर है एक्चुअली एक साइंटिफिक थ्योरी। अब हिस्ट्री से वापस साइंस की बात पे आएँ तो इनके स्ट्रक्चर में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड्स नेम्ड क्रिस्टे। ये येलो कलर वाला पार्ट है ये। इसके फोल्ड होने के पीछे एक कारण है, वो ये कि सेल की बहुत सारी रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं और वो रिएक्शंस कम से कम स्पेस में हो जाएं। इसी को पूरा करने के लिए फोल्डिंग का डिजाइन काम आता है। ये बात तो आपने डेली लाइफ में भी देखी होगी कि जब कोई चीज फोल्ड कर दी जाती है तो वो पहले से कम जगह लेने लगती है। दिखता कैसा है ये जान लिया, अब ये देखते हैं कि ये करता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स नेम्ड एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर कैरिंग आउट ऑल द सेल्स टास्क। यानी कि सेल की जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ टास्क हैं उनके होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही पूरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस फंक्शन के कारण इसको सेल का पावर हाउस भी बुलाया जाता है। ऑल्सो इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज करता है जिनको कहते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरली कुछ ऐसे दिखते हैं ये, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के जैसे हैं ये। जब भी सेल का कोई टास्क होगा जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो टास्क वहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज ही करेगा। जब भी चाहिए होंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा। ये हो जाती है पहले पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया की बात। सिर्फ एक सिंगल फ्रेज से इस पार्ट को ध्यान रखना हो तो वो फ्रेज है एनर्जी प्रोवाइडर, जो बेसिकली इसके काम को दिखाता है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है ये बट है इजी। इसमें दो सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, एक है ये रेड पार्ट कहते हैं जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है ये पर्पल वाला पार्ट नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई सारी शीट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं ये रेड स्पॉट लाइक एंटिटीज, डॉट्स के जैसे दिखने वाली, जिनको कहते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स ही हैं जो इस पार्ट को इसका रफ लुक देते हैं और वहीं से इस पार्ट का नाम भी आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ऑन द अदर साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अलग हैं दिखने में। दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विद अ स्मूथ सरफेस। ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है और सरफेस इन ट्यूब्स का होता है स्मूथ। टेक्सचर की इसी डिटेल से इस सेक्शन का नाम पड़ता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों हिस्सों के फंक्शन की बात करी जाए तो देखो, पिछले पार्ट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी देने का काम तो कर दिया था। अब एनर्जी मिलने के बाद अगला लॉजिकल काम क्या हो सकता है? ये होता है उस एनर्जी को यूज करके कुछ क्रिएट करने का। अब सवाल आएगा कि सेल क्रिएट क्या करता है? तो ये तो हम ऑलरेडी सेल टॉपिक में देख चुके हैं कि सेल अपनी एनाबॉलिक रिएक्शंस करने के टाइम पे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंथेसाइज करता है, बनाता है यूजिंग देयर सिंपलर फॉर्म्स। अब इसी पूरे काम का एक हिस्सा परफॉर्म होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ ईआर यहाँ पे बनाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे स्पाइरल शेप्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, जो बनते हैं बाय यूजिंग देयर सिंपलर यूनिट्स दैट इज अमीनो एसिड्स। और वहीं पे टीम का दूसरा मेंबर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाता है एक दूसरे न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल्स। इनको आप फैट मॉलिक्यूल्स से भी रिलेट कर सकते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर होता है इनका ये, बनते ये हैं बाय यूजिंग द सिंपलर फॉर्म सब्सटेंस नोन एज फैटी एसिड्स। ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स को बनाने का जो काम है, प्रोटीन्स और लिपिड्स, एक मेजर काम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट करता है। फिर एक दूसरा रिलेटिवली छोटा बट नेसेसरी काम है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, which is to detoxify toxic substances present inside the cell। सेल में जो भी जहरीले पदार्थ बनते हैं during any of the reactions that take place inside the cell, उनको डिटॉक्सीफाई करने, उनके जहर को न्यूट्रलाइज करने का काम भी करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम ये जरूरी होता है क्योंकि इससे सेल के अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रहता है। दूसरे पार्ट की बात भी हो जाती है। इस पार्ट को एक सिंगल फ्रेज से ध्यान रखना हो तो वो हो जाएगा प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसाइजर। ये दो पार्ट्स जो हमने कर लिए ये थोड़े लेंदी पार्ट्स थे। अब जो भी पार्ट्स आएंगे वो रिलेटिवली सिंपलर हैं। तीसरा पार्ट आता है ये ग्रीन कलर्ड पार्ट, गोल्जी एपरेटस। एज वी कैन सी ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स के जैसे दिखते हैं एंड इनमें प्रेजेंट हर एक फ्लैट स्ट्रक्चर, हर एक ग्रीन पार्ट को वेसिकल्स कहा जाता है। अरेंजमेंट इन स्ट्रक्चर्स की होती है पैरेलल टू ईच अदर, जैसा कि हम देख भी सकते हैं। इस पार्ट के काम की बात करें तो इट इज टू पैक, स्टोर एंड डिस्पैच द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो प्रोडक्ट्स पिछले पार्ट यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए थे, दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, उनको सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स तक प्रॉपर्ली पहुंचाने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। देखा जाए तो ये बिल्कुल लॉजिकल भी है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स यूज तो सेल के सारे पार्ट्स को ही करने होते हैं। इस काम को ये कर पाए इसके लिए 3 सिंपल टास्क करता है। तीनों टास्क ऐसे हैं जो किसी भी फैक्ट्री में बहुत कॉमनली होते हैं। पहला काम होता है पैकिंग का काम, जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करके उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा काम स्टोरिंग का काम, जहां पे ये पिछले स्टेप में बनाए सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिससे कि होता क्या है कि उनको एक प्रॉपर जगह मिल जाती है जब तक उनका यूज नहीं होता। फिर इस स्टेप के बाद आता है तीसरा और आखिरी स्टेप विच इज डिस्पैचिंग, जहां पे होता यह है कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जब भी स्टोर्ड प्रोटीन्स और लिपिड्स की जरूरत पड़ती है तो गोल्जी एपरेटस इन प्रोडक्ट्स को उस पार्ट तक डिस्पैच यानी कि ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसी के साथ बात हमारी पूरी हो जाती है तीसरे पार्ट गोल्जी एपरेटस के बारे में। हाफ टॉपिक के अराउंड हमारी बात अभी तक हो चुकी है। ब्रेक लेने का नीड लग रहा है तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन डू सो। बात को आगे लेके चलते हैं। अब गोल्जी एपरेटस के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है ये गोलू मोलू पार्ट, यूकैरियोटिक सेल का फोर्थ पार्ट, वैक्यूल्स। दिखने में काफ़ी बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है इसका। इट इज़ बैग लाइक, यानी कि किसी थैले के जैसा दिखाई देता है, जिससे ये भी रिलेट होता है कि ये किसी चीज़ को कंटेन करने का, अपने अंदर रखने का काम करता है। फंक्शन इसी से रिलेटेड है इसके। पहला इसका काम होता है टू एक्ट एज अ स्टोरेज यूनिट। अब इस फ्रेज से एक सवाल आएगा मन में कि स्टोरिंग का काम तो गोल्जी एपरेटस भी कर रहा था, तो यहाँ स्टोरिंग की बात फिर से क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि वैक्यूल गोल्जी एपरेटस से कुछ डिफरेंट स्टोर करने का काम करता है। ये 2 चीज़ें स्टोर करता है। गोल्जी एपरेटस तो ऑलरेडी स्टोर कर चुका है प्रोटीन्स और लिपिड्स। वैक्यूल्स स्टोर करता है तीसरा मेन न्यूट्रिएंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दैट टू नॉट इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट इन इट्स सिंपलर फॉर्म। यानी कि ये सिंपल शुगर्स को स्टोर करता है, जिसमें एक तो आप गैस कर लोगे ग्लूकोज सिंपलेस्ट शुगर है जो कि, फिर एक और सिंपल शुगर आती है विच इज सुक्रोज, जो ग्लूकोज से थोड़ा सा एडवांस होती है स्ट्रक्चर में। इनको वैक्यूल ही स्टोर करता है। फिर एक दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं, वो हैं एमिनो एसिड्स। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन्स बनाने के लिए जिन एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है वो वैक्यूल से ही मिलते हैं उन्हें। तो ये हो गया वैक्यूल्स का पहला काम। इसके बाद वैक्यूल्स का एक दूसरा काम भी होता है जो कि रिलेटिवली सिंपलर होता है। इट इज़ टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स, मतलब कि प्लांट सेल्स को एक हार्डनेस, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है वैक्यूल्स। और ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वैक्यूल्स किसी भी प्लांट सेल में मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेल की अराउंड 80% स्पेस अकेला वैक्यूल ही लेता है।
वैक्यूल्स के बाद 5वें नंबर पे आते हैं ये ब्लू कलर्ड पार्ट, लाइसोसोम्स। इस ऑर्गेनेल की तो क्रिएशन में ही एक मज़ेदार बात है, ये ऑर्गेनेल क्रिएट होता है यूकैरियोटिक सेल के एक दूसरे ऑर्गेनेल में, विच इज़ द गोल्जी एपरेटस, जो कि एक ऐसी डिटेल है जो और किसी ऑर्गेनेल में हमने नहीं देखी अभी तक। पहचान की बात हो तो ये पिछले पार्ट वैक्यूल से साइज में छोटा होता है और कंपोज्ड ये होता है एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स से, नाम जिनका होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जैसा कि इन एंजाइम्स के नाम से पता चलता है, ये डाइजेशन से रिलेटेड काम ही करते हैं। दीज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं उनकी सिंपलर फॉर्म्स में। प्लस दीज ऑल्सो डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल इन ऑर्डर टू मेंटेन सेल क्लीनलीनेस, यानी कि सेल में प्रेजेंट किसी भी अनवांटेड मटेरियल को, जैसे कि कोई भी वेस्ट, उसको भी डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। तो ये हो जाती है इनके काम की बात। अच्छा, लाइसोसोम्स पार्ट के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सिनारियो भी है जो एग्जिस्ट करता है। जब भी कभी ऐसा होगा कि सेल का अपना पूरा मेटाबॉलिज्म, उसकी वर्किंग ही डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसे केस में होता यह है कि लाइसोसोम्स खुद को ही बर्स्ट कर लेते हैं और उनमें प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स अब पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। और यही कारण है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। अब लाइसोसोम्स बात की पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। इस सेल ऑर्गेनेल को अगर एक सिंगल फ्रेज से रिलेट करना हो तो वो होगा वेस्ट डिस्पोजर्स, जो कि अगेन इसके काम से ही रिलेटेड है। अब जिस पार्ट की बात करेंगे वो एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, किसी भी एनिमल के सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। नाम इसका है प्लास्टिड्स। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोम यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। यहीं से क्रोमोप्लास्ट की पहचान भी आती है कि इनमें कई तरह के कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के होते हैं। इन्हीं कलर की डिटेल से इन दोनों पार्ट्स के फंक्शंस भी लिंक्ड हैं। क्रोमोप्लास्ट किसी भी प्लांट में कलर्स देता है, जैसे कि जो भी फ्लावर्स आते हैं किसी प्लांट्स में वो सब क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही कलर्ड होते हैं, या फिर जितने भी फ्रूट्स होते हैं किसी भी प्लांट में वो भी क्रोमोप्लास्ट के थ्रू ही कलर्ड होते हैं। इनको तो एक बड़ा वाला थैंक्स बनता है, क्योंकि अगर ये ना होते तो फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर्स ही ना होते। अच्छा, दूसरी तरफ ल्यूकोप्लास्ट पे आए तो इनका काम होता है टू स्टोर मटेरियल्स लाइक स्टार्च। स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च की बात करें तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आपने अलग अलग चीज़ों में देखा है, जैसे कि राइस यानी कि चावल की जब हम वॉशिंग करते हैं तो उसमें से जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है वो स्टार्च ही होता है। या फिर पोटैटोज, आलू, जब हम उसकी वॉशिंग करते हैं तो उसमें से भी एक व्हाइट कलर का पदार्थ निकलता है, वो भी स्टार्च ही होता है। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ना सिर्फ हमारा तीसरा टॉपिक बल्कि हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से किसी और कंप्लीट चैप्टर की बात करेंगे। अभी के लिए अलविदा।